मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम जो सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य का इतिहास है, उसके अंतर्गत संस्कृत गद्य काव्य का मध्यकाल अर्थात वान भट्ट से वामन भट्ट तक का काल को परिचयात्मक रूप में अध्यापन करेंगे। संस्कृत गद्य काव्य का मध्यकाल अर्थात वान भट्ट से वामन भट्ट तक का काल। संस्कृत गद्य काव्य में 7वीं शताब्दी का मध्य से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक का काल मध्यकाल कहलाता है। इस अवधि में संस्कृत गद्य काव्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। 7वीं शताब्दी का मध्य अर्थात वान भट्ट का काल से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य अर्थात वामन भट्ट का काल संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य के अभ्युत्थान के लिए जाना जाता है। संस्कृत गद्य काव्य के मध्यकाल में जिन गद्य काव्यकारों की कृति आती है वे हैं वान भट्ट 7वीं शताब्दी का मध्य, धनपाल 1000 ईस्वी, वादिव सिंह 11वीं शताब्दी, प्रभाचंद्र 12वीं शताब्दी, जीनभद्र 13वीं शताब्दी, मेरुतुंगाचार्य 14वीं शताब्दी, राजशेखर सूरी 14वीं शताब्दी, वामन भट्ट 1450 ईस्वी। अब हम उपर्युक्त सभी गद्य काव्यकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वान भट्ट 7वीं शताब्दी का मध्य वान भट्ट का समय माना जाता है। काव्य और नाटक के क्षेत्रों में जो कीर्ति कालिदास को प्राप्त है, वही गद्य काव्य के क्षेत्र में वान भट्ट को उपलब्ध है। वान ने 2 गद्य काव्य लिखे, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित तथा कादम्बरी के अतिरिक्त वान की कुछ अन्य कृतियां भी उपलब्ध होती हैं। चंडी शतक भगवती दुर्गा की स्तुति में 100 पद्यों की रचना है। पार्वती परिणय नामक नाटक भी उनकी ही कृति मानी जाती है। कादम्बरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। वान ने कादम्बरी का कथा बीज गुणाढ़ की बृहत कथा से लिया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा का पुट चढ़ाकर उसे एक सर्वथा नवीन और मौलिक रूप दे दिया है। कथानक में कथा एवं उपकथा के सम्मिश्रण से कुछ जटिलता अवश्य आ गई है, फिर भी उसके स्वाभाविक विकास और कुशल निर्वाह में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। उसके आरंभिक 3 उच्छ्वासों में कवि ने अपने वंश तथा माता पिता और निजी जीवन का वर्णन किया है। बाद के 5 उच्छ्वासों में वर्धन नरेश के राजाओं प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजकुमारी राज्यश्री का वर्णन है। कादम्बरी तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों की झांकी प्रस्तुत करती है। इसमें स्त्रियों द्वारा सम्मान प्राप्ति के लिए जादू टोनों का प्रयोग, सद्योजात शिशु के उपचार, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा आदि सभी सामाजिक जीवन के अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार है। वान ने इसमें उदात्त एवं परिष्कृत प्रेम का चित्रण किया है। कादम्बरी के साथ साथ वान भट्ट की एक प्रमुख रचना हर्षचरित भी है, और जिस तरह कादम्बरी ने अपनी ख्याति में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसी तरह हर्षचरित उनकी प्रथम कृति मानी जाती है। हर्षचरित वान की प्रथम कृति है। यह एक आख्यायिका है। इसमें 8 उच्छ्वास है।
प्रथम 3 उच्छ्वासों में वान की आत्मकथा वर्णित है तथा शेष में सम्राट का हर्षचरित। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से हर्षचरित में कई विशेषताएं हैं। वान की अद्भुत वर्णना शक्ति तथा अन्य विशेषताएं भी स्थान स्थान पर मिलते हैं। छठे उच्छ्वास में सिंहनाद का उपदेश कादम्बरी के सुख नाशोपदेश की कोटि का ही है। हर्ष सर्वत्र एक महान सम्राट के रूप में हर्षचरित में हमारे सम्मुख आते हैं। वानोत्तर कालीन गद्य कवि वान भट्ट ने गद्य साहित्य को हिमालय जैसी ऊंचाई और सागर जैसी गहराई तक पहुंचाया, किंतु उनके परवर्ती कवियों में वैसी प्रतिभा का पूर्ण अभाव रहा। यद्यपि वान के बाद भी गद्य काव्यों की रचना होती रही, किंतु उनमें प्रायः वान की कृतियों का ही अनुसरण किया गया। वानोत्तर कालीन गद्य कवियों में हैं धनपाल, उनका समय 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है। वान भट्ट के बाद की 4 शताब्दियों में किन्हीं अज्ञात कारणों से किसी गद्य काव्य का प्रणयन नहीं हो सका। दंडी एवं वान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धनपाल ने तिलक मंजरी की रचना की। कादम्बरी की भांति ही इस गद्य काव्य का नामकरण इसकी नायिका तिलक मंजरी के आधार पर हुआ। तिलक मंजरी में समर केतु के साथ तिलक मंजरी का प्रेम मनोरम रूप में वर्णित है। इस ग्रंथ की खास विशेषता यह है कि इसमें चित्रकला, प्रशस्त कला तथा अन्य कला कौशलों का विशद वर्णन होने के कारण तत्कालीन भारत में विविध कलाओं के अनुशीलन के लिए यह रचना विशेष महत्वपूर्ण है। वादिभ सिंह, इनका समय 11वीं शताब्दी। धनपाल के कुछ दिनों के बाद महाकवि वादिभ सिंह हुए थे। उन्होंने गद्य चिंतामणि नामक गद्य काव्य लिखा। ये तमिल राज्य के निवासी थे। इनके नाम से स्यादादा सिद्धि, 9 पदार्थ निश्चय आदि 5 कृतियां निर्दिष्ट हैं। गद्य चिंतामणि 11 लाभकों में विभक्त है, जिसमें महाराज जीवनधर का वृतांत वर्णित है। इसका स्रोत गुणभद्र कृत उत्तर पुराण में वर्णित जीवनधर चरित है। वादिभ सिंह ने इसी कथा को पद्यात्मक बनाकर छत्र चिंतामणि की भी रचना की थी। प्रभाचंद्र 12वीं शताब्दी तथा जीनभद्र 13वीं शताब्दी। प्रभाचंद्र ने गद्य कथा कोश के रूप में 89 कथाओं की काव्यात्मक प्रस्तुति की है। उदय प्रभ सूरी के शिष्य जीनभद्र ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं को काव्य रूप में लाकर सरल शैली में प्रबंध धावली नामक गद्य काव्य लिखा। इसमें मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, मालवा तथा वाराणसी के प्रसिद्ध महापुरुषों की कथाएं हैं। मेरुतुंगाचार्य का समय 14वीं शताब्दी है। प्रबंध चिंतामणि नामक गद्य कृति के लेखक मेरुतुंग चंद प्रभ मुनि के शिष्य थे। प्रबंध चिंतामणि में कुल 11 प्रबंध हैं, जिनमें ऐतिहासिक महापुरुषों, विद्वानों, कवियों एवं आचार्यों के जीवन से संबद्ध घटनाओं का वर्णन है। समास बहुल दीर्घकाय वाक्यों में इसकी रचना हुई है। इसका रचना काल 1304 ईस्वी है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण रचना है। राजशेखर सूरी 14वीं शताब्दी। इनकी कई कृतियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक गद्य काव्य प्रबंध कोश भी है। इसकी रचना 1348 ईस्वी में पूरी हुई थी। इसका दूसरा नाम चतुर्विशती प्रबंध भी है,
क्योंकि इसमें 24 महापुरुषों के जीवन वृत्त है। इनमें 10 जैन आचार्य, 4 संस्कृत कवि, 7 राजा तथा 3 जैन गृहस्थ हैं। उपर्युक्त चरित्र मूलक गद्य कृतियों के मध्य अपने विस्तार और विश्लेषण के कारण प्रबंध कोश अग्रगण्य है। इतिहास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, यद्यपि दंत कथाओं का भी इसमें समावेश है। वामन भट्ट का समय 1450 ईस्वी। वान भट्ट के समान ये भी वत्स गोत्र के थे। तेलंगाना के शासक बेम भूपाल को राज्यसभा में इन्होंने आदर पाया था, अतः उनके जीवन वृत्त को बेम भूपाल चरित नामक आख्यायिका में गुंफित किया। यह हर्ष चरित से प्रेरित गद्य काव्य है। वामन भट्ट ने वान की ख्याति और प्रौढ़ी का दावा किया है। उन्होंने अन्य कई ग्रंथ भी लिखे, जैसे नलाभिउदय काव्य, रघुनाथ चरित महाकाव्य, पार्वती परिणय नामक नाटक तथा 2 कोश ग्रंथ शब्द चंद्रिका, शब्द रत्नाकर। निष्कर्ष: इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि संस्कृत गद्य काव्य का मध्यकाल अत्यंत प्रौढ़ एवं विकसित था, जिसमें वान भट्ट की रचनाएं सर्वोत्कृष्ट थी और उनकी रचनाएं संस्कृत गद्य काव्य को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की। वान भट्ट के परवर्ती गद्य कवियों ने भी वान की परंपरा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया और उनकी ऊंचाइयों को 15वीं शताब्दी के मध्य तक बरकरार रखने में वामन भट्ट तक के गद्य कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।